स्कूल से आते ही निभा घर से आते ही सीधा दादा के रूम में जाती है। दादा भी निभा को बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा। माँ बाप की इकलौती संतान है। पिता 2 भाई हैं, बड़े भाई से निभा और छोटे भाई से 2 लड़के हैं। बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार है। बाहर से ऐसा ही प्रतीत होता था। निभा की माँ मिलनसार प्रवृत्ति की महिला है, आसपास के लोगों में एक अलग पहचान रखती है, सबके दुख सुख में शामिल होता था ये परिवार। दादा भी बहुत बड़े सरकारी अफसर थे और रिटायरमेंट के बाद उसी शहर में अपना 2 मंजिला मकान बना लिया था। बड़े बेटे यानी निभा का परिवार पिता के साथ ही रहता था। उस दिन निभा स्कूल से जैसे ही घर आई सीधा दादा के रूम में गई, लेकिन ये क्या, दादाजी तो कमरे में थे ही नहीं। कहाँ गए ये सोच रही थी, तभी माँ ने बताया चाचा के यहाँ घूमने गए हैं। मुझे क्यों नहीं बताया माँ आपने कि दादा चाचा के पास जाने वाले हैं? अरे बताया तो था सुबह ही, लगता है स्कूल जाने की जल्दी में तुझे याद नहीं रहा। निभा की माँ यह बोलकर सीधे रसोई में घुस जाती है और वहीं से आवाज लगाती है, कपड़े बदलकर खाने की टेबल पर आ जाओ। छोटी निभा स्कूल के दोस्तों के बीच दादा को भूलने लगती है, मगर एक कसक उसके अंदर रहती थी। दादा जाते समय बिना बोले क्यों चले गए? धीरे धीरे वक्त के आगे यादें धुंधली होने लगी। समय का बढ़ना क्या किसी के लिए रुका है, सो यहाँ भी ना रुका। आज निभा 18 साल की हो गई और अपने जन्मदिन पर दादाजी को नहीं भूलती और चाचा जी के यहाँ फ़ोन लगाती है दादाजी से बात करने के लिए, मगर वही रटा रटाया जवाब मिलता है, बेटा वो तो टहलने निकले हैं, आते हैं तो बात कराता हूँ। मगर दादाजी को गए आज 8 साल हो गए और एक दिन भी बातचीत नहीं हुई उनसे। लेकिन प्रत्येक जन्मदिन पर वो निभा को खत लिखते थे। वो खत निभा उसको उसकी माँ लाकर देती थी। निभा दादाजी के खत को घंटों सीने से लगाकर रखती और उनको याद कर रोती। 18वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना। निभा की माँ के लिए निभा ही सब कुछ थी, जान से भी बढ़कर कुछ अलग तरह का प्यार करती थी। निभा पर किसी और का अधिकार जताना उसे पसंद ना था। इसी बीच आगे की पढ़ाई के लिए निभा को हॉस्टल जाना पड़ा। निभा के बिना माँ की तबीयत खराब रहने लगी, अजीब तरह की कसमकस से गुजर रही थी। एक दिन पति के साथ बाजार जा रही थी, रास्ते में हूबहू निभा के जैसी कोई लड़की दिखी। चलती गाड़ी से कूद गई और पीछे से आते ट्रक का पहिया उसके सीने पर चढ़ गया। पलक झपकते ही प्राण पखेरु उड़ गए। एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। माँ के निधन की खबर सुनकर निभा हॉस्टल से घर आती है। पिता के कंधे से चिपककर बहुत रोती है। श्राद्ध के दूसरे दिन माँ की याद में एक वृद्ध आश्रम में खाना और कंबल बांटने अपने चचेरे भाइयों के साथ जाती है तो वहाँ अपने दादाजी को देखती है। आश्चर्यचकित हो वह लपककर उनकी तरफ बढ़ती और विस्मय होकर पूछती, अरे दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो चाचा के पास गए थे ना? तभी दोनों चचेरे भाई तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे नहीं दीदी, दादाजी तो गांव में रहने चले गए थे, ऐसा पापा बता रहे थे। निभा को कुछ समझ नहीं आता कि माँ पिता ने झूठ क्यों बोला था। उससे बचपन में दादा बच्चों को देखकर रोने लगते थे। अपने समय का वो सरकारी अफसर, उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उसने तो इस जन्म में बच्चों से मिलने का आस ही छोड़ रखा था। निभा घर आती और पिता चाचा से सीधे पूछती है, घर में इतना बड़ा घटना घट गया मगर चाचा जी दादाजी नहीं दिखे। बचपन में पापा ने बताया था वो आपके पास रहने चले गए हैं, आप उनको लेकर नहीं आए। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कुछ बोलने से पहले वो बोलती है, आज माँ के
श्राद्ध का खाना जिस वृद्ध आश्रम में देने गए थे वहाँ दादाजी को देखें। सच कौन बताएगा आप दोनों में से? ये सोच लीजिए। पिता ही आगे बढ़ते हैं और बेटी से बोलते हैं, अरे दादाजी के लक्षण सही नहीं थे, कुछ गलत आचरण था उनका, इसीलिए उनको वहाँ छोड़ दिए हैं। तेरी माँ भी उनको पसंद नहीं करती थी, उनका पूरा खर्च उठाए थे हम लोग, बस साथ में नहीं रखे। पड़ोसियों से पूछ लो, मैं सही बोल रहा हूँ। यह सुनकर बेचारी कोमलांगी निभा सन्न हो जाती है कि एक बेटा अपने पिता के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। यह सब सुनकर वह तुरंत बोलती है, पापा अगर दादा वैसे थे तो आपको घर छोड़ देना चाहिए था ना, यह घर दादाजी का है और उनको ही हक है इस घर में रहने का, ना कि आपका। मुझे दादाजी ने सब बताया है, आपने और चाचा ने मिलकर सारी संपत्ति बांट ली है और एक घर भी आप लोगों ने अपने नाम करा लिया है, जबरदस्ती उनका हस्ताक्षर लेकर, और उनको जानबूझकर बदनाम कर दिया। छी, धिक्कार है मुझे कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप दोनों संपत्ति के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप लोग को यह घर मुबारक। निभा एक फैसला लेती है और दृढ़ निश्चय के साथ उसके कदम वृद्ध आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं।